आप सभी लोगों को नमिता सुयाल का नमस्कार। मैं अपने YouTube पेज पर आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज आप लोगों के सामने एक जो मैं विषय लेकर आ रही हूँ ज्योतिष से संबंधित, वो बेहद रोचक भी है और अगर आप उसे अपनी जन्म कुंडली से जोड़ कर देखेंगे तो आपको अपनी जन्म कुंडली में शायद बहुत सारी ऐसी चीजें समझ में आ जाएंगी जिनको लेकर शायद आप जीवन में काफी परेशान होंगे। ज्योतिष में हमें कुछ भावों को लेकर अक्सर डराया जाता है। वो जो खास तौर पर 3 भावों की चर्चा की जाती है वो है त्रिक भाव, जिनको कहा जाता है 6, 8, 12। इन भावों को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा की जाती है। तो ये त्रिक भाव है। इसी तरह 3 भाव और हैं जिन्हें हम उपचय भाव कहते हैं। वो जैसे ये त्रिक भाव 6, 8, 12 है, वो जो उपचय भाव हैं वो है 3, 6, 10 और 11। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 10 तो जो है वो कर्म भाव है और ये उपचय भाव कैसे हो गया। यानी कि उपचय का मतलब है, उपचय का अर्थ होता है जब कोई चीज हमारे जीवन में धीरे 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 बढ़ते जाती है। तो यही है उपचय भाव के स्वामी कहाँ पर बैठते हैं, उपचय भाव में कौन से स्वामी बैठते हैं। तो इनको देखकर हम अपने जीवन में हमें क्या प्राप्त हुआ है, या हमने इनकी जब जब दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आई है तो इन्होंने हमें क्या दिया है और हमारे साथ क्या किया है, ये सब हम इनको देखकर हमें पता लग जाता है। आप जब मुझे सुनते हैं, अभी तक मैंने कहा नहीं है लेकिन अब बोल देती हूँ कि ये चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। ज्योतिष से संबंधित बेहद रोचक और सटीक जानकारी बहुत सरल भाषा में, अगर हम ज्योतिष की किताबें हम खोल कर पढ़ते हैं तो उसमें जो भाषा होती है वो काफी क्लिष्ट भी है और साधारण रूप से समझने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। लेकिन जो मैं आप लोगों के सामने हर भाव से संबंधित कोई भी चीज लेकर आती हूँ तो इसको मैं बेहद सरल रूप से आप लोगों के सामने लेकर आती हूँ ताकि मेरे हर दर्शक अपनी जन्म कुंडली के बारे में, स्वयं अपनी चीजों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लें या देखना सीख लें। और हम छोटे छोटे उपाय करके, बहुत छोटे और बेहद सरल उपाय करके हम अपनी चीजों को ठीक कर लें। असल में हमारे सारे उपाय भी हमारी ही जन्म कुंडली के अंदर छुपे हुए हैं। बस यह है कि हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि ईश्वर ने जब भी हमारे लिए जो चीज निर्धारित करी है वो उसी के अनुसार करी है। अगर हमें 6ठे भाव में उन्होंने कोई भी ऐसा ग्रह दिया है तो उसके प्रति समाधान भी उन्होंने हमारा पहले से ही तय किया हुआ है कि हमें क्या करना है। तो जिनके भी त्रिक भाव में अधिक ग्रह गए हैं तो ईश्वर ने उनके जीवन में अगर संघर्ष लिखा है तो निश्चित रूप से उनके मंगल में भी बल डाला है, उनके सूर्य में भी बल डाला है, उन्हें समाज में पराक्रमी बनाया है। इसीलिए लोग विपरीत राजयोग को इसलिए अच्छा मानते हैं कि ऐसे जातक अपने जीवन काल में इतना संघर्ष करते हैं कि साधारण से साधारण जो समस्याएं होती हैं उन्हें डिगा नहीं पाती हैं और वो एक बार संघर्ष करके अपना वो मुकाम हासिल कर लेते हैं कि समाज में हर कोई उनको नमन करता है। तो इस तरह के जब हमारे ग्रह होते हैं तो हमें अपने बच्चों की कुंडली में भी हम देखते हैं तो हमें घबराना नहीं चाहिए। तो हमें सोचना चाहिए कि जरूर ये इस धरती पर अगर इनका जन्म हुआ है तो ये निश्चित रूप से कुछ करने के लिए आए हैं। तो जैसे मैं आपसे बात कर रही थी, हमारे जो उपचय भाव हैं, ये एक आपके पास जन्म कुंडली है इस तरह की। इसमें मैंने कोई भी नंबर इसलिए नहीं डालती हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे दर्शक कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं कि मेरे उसमें तो यहाँ पर ये अंक लिखा ही नहीं है, मेरे उसमें तो ये अंक नहीं लिखा है, इसलिए मैंने कोई भी नंबरिंग इसमें नहीं की है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें उपचय घर हमारे कौन से हैं, हम यहां से गिने 1, 2, 3। ये जो तीसरा घर है ये हमारा उपचय घर है।
तो आप अपने इस घर में देखें कि इस घर में कौन सी राशि आई है और इस घर का स्वामी जाकर कहाँ बैठा हुआ है। उसके बाद 4, 5 और ये हमारा हो गया छठा घर। अब हमने देखना है ये जो छठा घर है ये हमारा उपचय का घर है। छठे घर में ये जो उपचय का घर है इसके स्वामी जाकर कहाँ बैठ गए हैं, इसमें हमारी कौन सी राशि आई हुई है। फिर उसके बाद आए हम 7, 8, 9 और ये हमारा 10, ये हमारा कर्म का घर है। तो हमने ये देखना है कि हमारा जो कर्म भाव का स्वामी है वो जाकर कहाँ बैठे हैं और इस घर में कौन बैठे हैं। उसके बाद आता है हमारा ये इच्छा पूर्ति का घर, यह है लाभ का घर। यहीं से हमारी सारी कामना, सारी इच्छाएं हमारी यहीं से केंद्रित होती हैं। तो ये इच्छा पूर्ति के घर में कौन सी राशि पड़ी है और इसके स्वामी जाकर कहाँ बैठे हैं। तो आपने देखा होगा जो ये 4 घर हैं 3, 6, 10 और 11, ये हमारे उपचय के घर हैं। अब हमें समझ में आ गया है कि उपचय के घर कौन कौन से हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, माना हमारा ये जो लाभ भाव है ये उपचय का घर है और इस भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी जाके हमारा उपचय के घर में बैठ गया। ज्ञान भाव का स्वामी हमारी इच्छा पूर्ति के घर में बैठ गया। अब अगर ये किसी बालक की कुंडली में है, यानी कि किसी बच्चे की कुंडली में आपको दिखता है, तो आप देखेंगे कि वो जो बच्चा है शुरू में आपको वो पढ़ने में बहुत स्लो होगा, जिसे हम स्लो लर्नर कह सकते हैं, या पढ़ाई में शुरू से उसके प्रति एक धारणा होती है कि अरे ये तो पढ़ने में ठीक नहीं है। लेकिन धीरे 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 उस बच्चे की बुद्धि का विकास बहुत इस लेवल पर होता है कि लोग उसे जानने लगते हैं उसकी बुद्धि के बल पर। लोग उसकी जो विद्वता की है उसकी तारीफ करने लग जाते हैं। तो अब जो उसे बचपन में जानते होंगे उन्हें बड़ा आश्चर्य होता होगा कि ये बालक या ये जातक जो भी है ये पहले तो इतना बचपन में तो इतने होशियार नहीं थे, अब कैसे हो गया। तो उसने क्या किया, वो जो यहाँ उसको उस समय, क्योंकि क्या है कि हमारा ये पंचम भाव है और ये हमारा इच्छा पूर्ति का घर है। पंचम भाव का स्वामी जाके हमारे इच्छा पूर्ति के घर में बैठ गया। इसने हमें तत्काल रिजल्ट नहीं दिया, बहुत धीरे धीरे। और अगर ये शनि हो गए, इस भाव के स्वामी शनि हो गए, तो फिर तो अगर ये यहां पर बैठे हैं तब तो ये और धीरे धीरे आपको गति देंगे, बहुत स्लो। तो इसलिए ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो समाज में धीरे 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 अपने जो छाप छोड़ते हैं, वो एक लंबे समय तक उनका ज्ञान, उनके विचार, उनकी बातें समाज में अपना यश परचम वो लहरा के जाते हैं। दूसरा जो उपचय भाव है, मैंने आपको ये तो दिखा दिए हैं कि ये उपचय भाव कौन कौन से होते हैं। उपचय भाव में अगर हमारे नीच के ग्रह बैठे हों तो ये अपने आप में एक राजयोग है। जब भी जातक के पास उस ग्रहों से संबंधित दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आएंगी तो निश्चित रूप से ऐसे ग्रह उसे अपने समय में बेहद धन प्रदान करते हैं। अच्छा, दूसरा जो उपचय के ग्रह है, इनकी एक चीज ये भी है, ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ में तो बढ़ोतरी देते हैं, लेकिन आपके व्यक्तिगत जीवन में ये कहीं ना कहीं कष्ट लाते हैं। भले ही ये कितने ही कारक हों या कहीं पर भी ये नीच होकर भी बैठे हों, ये क्योंकि होता क्या है, संघर्ष दिया किसे जाता है। उपचय भाव में अगर ग्रह हैं तो निश्चित रूप से वो आपके लिए संघर्ष तो लेकर आए हैं। ऐसे में जातक को वो संघर्ष करना भी सिखा देते हैं। कितना ही बड़ा संघर्ष आए, जातक उन संघर्षों से टूटता नहीं है, बल्कि ऐसे लोग अपने समय में एक नया इतिहास लिख जाते हैं। तो हम इसकी बात कर रहे थे कि उपचय घर हमारे ये हैं, तीसरा, छठा।
अब क्या है कि छठे का स्वामी हमारे तीसरे में आ जाए, या हमारे 11th हाउस में चले जाए, या हमारे 10 में आ जाए, और या छठे का स्वामी छठे में रहे, लेकिन कहीं भी इसने हमारे शुभ ग्रहों से या किसी अन्य भाव से संबंध बनाया तो ये वहां पर को नुकसान भी करते हैं। अब उपचय वाले घर में आप देखिए कि आपके किन राशियों के जो वहां पर, माना मैं एक उदाहरण आपको दे रही हूं, माना ये एक कन्या लग्न की कुंडली है, यहां पर हमारा 6 नंबर लिखा है, यहां पर 7, यहां पर 8, ये कन्या लग्न की कुंडली है तो यहां पर 6 होगा, यहां दूसरा भाव है 7 होगा, तीसरे भाव में 8 लिखा होगा। अब 8 नंबर की कुंडली में अगर यहां पर को चंद्रमा नीच होकर बैठ गए, 8 नंबर की कुंडली में चंद्रमा नीच होकर बैठ गए, तो अब क्या है, ये उपचय का घर है, और उपचय के घर में यहां पर चंद्रमा नीच होकर बैठ गए हैं, तो ये अपने आप में एक राजयोग है। ये जातक को एक विशेष सफलता प्रदान करवाते हैं। और 4 के बाद हमारा चंद्रमा यहां बैठ जाए, या यहां पर इनकी 11 नंबर पर, यहां कन्या लग्न की कुंडली में 4 नंबर 11th हाउस पे आता है, या ये यहां बैठ जाए तो भी एक, क्योंकि उपचय घर का स्वामी उपचय के घर में ही है तो ये अपने आप में राजयोग है। इसके अलावा अगर हमने देखा कि यहां पर हमारा 4 है कन्या लग्न की कुंडली में, जो 5वें और छठे घर का स्वामी होता है वो होता है शनि। शनि 5वें और छठे घर के स्वामी बन गए तो ऑलरेडी ये हमारे उपचय घर के भी स्वामी बन गए। अब यहां से निकलकर ये उपचय घर से निकलकर ठीक आपके इच्छा पूर्ति के घर में बैठ गए, तो ये जातक को अपने दशा काल में, अपनी दशा काल यानी कि अगर आप कहें दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, यानी कि जब इन ग्रहों की सूक्ष्म से सूक्ष्म दशाएं भी आती हैं, ये अचानक जब हम कहते हैं कि ऐसे जातकों को छप्पर फाड़ कर कोई भी चीज, ये ऐसे में ऐसे जातकों को इच्छाएं ये जो करते हैं, जो इनकी इच्छा पूर्ति, क्योंकि घर क्या है, ये इच्छा पूर्ति का घर है, और इस इच्छा पूर्ति के घर में आपके 5म घर का स्वामी, 9म घर का स्वामी या लग्न का स्वामी बैठ जाए, ऐसे में हमारी एक, हम कहते हैं ना, ये जो बोलते हैं, ये जो सोचते हैं वो हो जाता है। अक्सर वो यही वो ग्रह हैं जब हमारा ऐसा होता है कि हमने ईश्वरीय कृपाएं बनने लग जाती हैं, क्योंकि 5म घर जो वो क्या है, वो हमारा पूर्व जन्म है। हमारा पूर्व जन्म में जो हमारे कर्म हैं वो हमें 5वां घर दिखाता है। अब 5वें घर का, अब छठा घर क्या है हमारा, छठा घर हमारा, हम उसको सीधे सीधे ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं रोग रिपु ऋण, यानी कि हमारे जो भी हमारे कामनाएं हैं, हमारा जो लोभ, क्रोध, लालच, अहंकार, जितने भी ये सारी चीजें हैं, 6 षड रिपु यानी कि 6 तरह के जो ये शत्रु हैं, वो क्या है, हमारा छठा भाव है। काम, क्रोध, मद, लोभ, ये जितना है ये सब हमारे क्या है, षड रिपु हैं। अब ये हमारा ग्रह, मैं बात यहाँ पर अलग अलग लग्नों से इसको समझाऊंगी, यहां पर मैं ये इसलिए दे रही हूं कि इस लग्न में ये दोनों घर, क्योंकि इसका जो हमारा 5वां घर होता है ये पूर्व जन्म से होता है, छठा घर हमारा जो होता है वो हमारे इन कर्मों से, क्योंकि हर जातक के मन में, हर व्यक्ति के मन में ये कामनाएं होती हैं। कोई भी जातक ऐसा नहीं होगा जिसके मन में ये सारी कामनाएं नहीं होती हैं। अगर जिसके मन में ये कामनाएं नहीं है तो फिर वो ईश्वरीय शक्तियां उसको ऐसे प्राप्त हो गई हैं कि वो एक तरफ से इस सृष्टि के इन सभी भौतिक चीजों से हटकर, जिसे हम अलग से मोक्ष कुछ नहीं होता है, इन सारी कामनाएं जब हमारे जीवन से चली जाती हैं वही मोक्ष होता है। यानी कि हमें इस दुनिया में क्या हो रहा है, सृष्टि में क्या हो रहा है, इन सब चीजों से हमें मतलब नहीं, हम ईश्वरीय भक्ति में लगे हुए हैं तो यही मोक्ष है, तो वो इस तरफ को चला जाता है। तो ये घर, इस कामनाओं के घर का स्वामी जाकर इच्छा पूर्ति के घर में बैठ गया, यानी कि 5वें और छठे घर का स्वामी जाकर इच्छा पूर्ति के घर में बैठ गया। अब वहां से हमारा जो
पूर्व जन्म भी है वो भी काउंट हो रहा है, और हमारी जो जो हम अपने मन में सोचते रहते हैं वो चीजें वहां से पूरी होते रहती हैं। इसीलिए मैं अपने जीवन में एक सिद्धांत पर चलती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ आप हमेशा वही सोचिए जो आपको चाहिए। अब मैं इस बात को जितनों से भी कहती हूँ, मेरे साथ जितने लोग भी जुड़े रहते हैं, अब उन्हें समझ में आ गया कि हाँ, हमने वही सोचना चाहिए जो हमें चाहिए। जो आपको नहीं चाहिए उसे सोचिए ही मत, इसे प्रैक्टिस करने में समय लगता है। आप वही बताइए जो आपको चाहिए। जब हमें जो चाहिए होता है, ये एक बहुत बड़ा उपाय भी मैं आपको बता रही हूँ। जब हमें जो चाहिए होता है, हम बार बार उसको रिपीटेशन में लाते हैं और बात करते हैं, और अपने अनकॉन्शियस माइंड में वो हमारा चलते रहता है। कहीं भी हमारे अचेतन मन में वो चीजें सब चलते रहती हैं। और जब आप मेडिटेशन में होते हैं या कोई ऐसे काम कर रहे होते हैं, तो आपकी वही सारी चीजें आपकी सोच में होती हैं। होता क्या है कि जब कोई अच्छा आप बिजनेस करना चाहते हैं या कहीं कोई अच्छी चीज आप करना चाह रहे हैं, तो उससे संबंधित चीजें भी आपके मन में, हम ऐसा इसको इस तरह से, इसको इस तरह से करेंगे, तो वो चलता रहता है। तो आपको कई सारे उस चीज से, उन समस्याओं से संबंधित सोल्यूशन मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। ईश्वर आपको संकेत भी करते हैं। कभी भी हमारे जीवन में कोई समस्या आ जाती है, हम तुरंत घबरा जाते हैं, जबकि वो ईश्वरीय संकेत होते हैं हमारे जीवन में कि आप इससे बेहतर कर सकते हैं। और जब हम उस बेहतर को नहीं पकड़ते हैं, उसी में रहते हैं, तो वो संकेत हमें समझने पड़ते हैं। और जिस दिन हम उन संकेतों को समझकर चलने लगते हैं, तो हमारे जीवन में एक विशेष और बड़ा बदलाव आने लगता है। तो ये जो उपचय के घर हैं, ये यही हमसे कहते हैं। अब माना उपचय के घर में हमारा लग्न भाव का स्वामी बैठ गया। उपचय का मतलब, आप उपचय के जितने मैंने हाउस आपको समझाए हैं, आप सारे हाउसेस के प्रति उन चीजों को लेकर चलिएगा। यानी कि उपचय के जो घर मैंने आपको बताए, 3, 6, 10 और 11, अगर इन भावों को हम समझ जाएं, तो इसके बाद मैं आपको अन्य भाव भी इसके साथ बताऊंगी। तो अगर हम ये जो इसके लॉर्ड हैं, जो इसके स्वामी हैं, वो अपना संबंध अगर लग्न से बना लें, माने कि आपका लग्न उठकर उपचय भाव में चला गया, तो आपका क्या होगा, जो व्यक्तित्व है वो धीरे 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 करके इसमें एक निखार आएगा समय के साथ। और एक समय ऐसा आएगा कि समाज में आपके व्यक्तित्व का जबरदस्त लोग आपसे प्रभावित होंगे। अब अगर ऐसे ही हम धन भाव में आ जाएं, यानी कि दूसरे घर में, दूसरे घर का स्वामी आपके उपचय के घरों में चला गया, हमें इनसे डरना नहीं, घबराना नहीं है। आप ये मानकर चलिए कि समय के साथ आपके पास धन धीरे धीरे इतना बढ़ेगा कि आप लोगों को दान में देंगे, चैरिटी करेंगे, बांटेंगे। उपचय भाव का स्वामी अगर उपचय में ही है तो ये अत्यंत श्रेष्ठ है। ऐसे जातक के जीवन में संघर्ष आते हैं और इन्हें छूकर चले जाते हैं। उपचय का भाव का स्वामी अगर चतुर्थ भाव के स्वामी उपचय के घर में आ गए, होगा क्या, जब ये उपचय के घर में इस भाव के स्वामी आते हैं, तो होता क्या है कि घर के सुखों में दिक्कत तो आती है क्योंकि उपचय में आ गया, पर एक समय ऐसा आता है कि आपको हर सुख प्राप्त हो जाता है। अब उपचय में आया, क्या होगा कि अगर वो तीसरे में चला गया, तो आपका, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप, क्योंकि तीसरा घर मूवमेंट दिखाता है, हमें घूमना फिरना दिखाता है, तो ट्रांसफर या इधर उधर जाना, जॉब के लिए ज्यादातर बाहर जाना, तो अब क्या हुआ, आपको घर का सुख से आप वंचित रह गए। इसी तरह छठे में चला गया, तो हो सकता है परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसकी बीमारी के कारण आप परेशान हो, या शत्रुओं पर आप, शत्रु आपके पास बहुत लगे रहें, या कोर्ट कचहरी में कोई ऐसा मैटर आपका चला जाए जिसकी वजह से आप परेशानी में हैं। अब धीरे धीरे ये जब मैटर खत्म होंगे तो पूर्णतः खत्म होंगे और एक सुख का भाव फिर आपके पास आ जाएगा। अब क्या है,
हमारा जो पंचम भाव का स्वामी है उपचय के घर में चला गया। पंचम भाव क्या चीज है? हमारा संतान है और हमारा जो ज्ञान है। तो ऐसे जब हमारा ये ज्ञान बढ़ेगा तो क्या होगा? पहले जहां ऐसा भी मैंने ऐसे कई लोगों को उपचय हाउस में जिनका ज्ञान भाव का स्वामी उपचय भाव में गया है, ऐसे कई कुंडलियां मैंने ऐसी देख ली हैं जो अपने पढ़ाई के काल में छात्र जीवन में बेहद सामान्य व्यक्ति थे और आज उनके पास बहुत अच्छा उनका व्यवसाय सेट है, बहुत अच्छे वो नौकरियों में हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे पदों पर वो गए हैं और उन्हें आज समाज में ज्ञान से भी लोग जानते हैं, उनके ज्ञान से लोग प्रभावित हैं। बहुत अच्छे कोचिंग सेंटर्स उन्होंने चला रखे हैं। तो ये है हमारा ज्ञान भाव का स्वामी। दूसरा, इन जातकों की जो संतान भी होती हैं वो धीरे 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 करके समाज में ग्रोथ करती हैं और एक टाइम पीरियड ऐसा आता है कि वो बहुत ऊंचे मुकाम पर संतान चले जाती है। इसके बाद अब जैसे पांचवें भाव का स्वामी किसी भी उपचय भाव में, अब क्या है, छठे भाव का स्वामी छठे में ही आ जाए तो ये उपचय घर का स्वामी उपचय घर में ही है, संघर्ष लाएगा, जब तक संघर्ष करेगा, संघर्ष करके ये सारी चीजों को जीत लेगा। अब हमारा सप्तम भाव का स्वामी जो है वो उपचय के घर में चला जाए तो ऐसे में क्या होगा कि एक तो आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आएंगी और धीरे 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 आपको एक दूसरे को समझने में बहुत ज्यादा समय लगेगा और हो सकता है बहुत लंबे समय तक आपस में एक दूसरे को आप न समझें। अगर ये दोनों कुंडली में बहुत ज्यादा खराब है तब जाकर सेपरेशन की दिक्कतें आती हैं। अगर एक की कुंडली में है एक में नहीं है तो सेपरेशन की दिक्कत नहीं आती है, समझने में समय लगता है, पर यही आगे चलकर यही लोग एक दूसरे के लिए बिल्कुल समर्पित रहते हैं। उपचय का स्वामी अब आठवें घर में, आठवां घर हमारा क्या है, इसको विषाद दुख, क्योंकि आयु और मृत्यु इन सब चीजों का ये घर है तो ये दिक्कतें भी लेकर आता है। अब इस घर में आया तो ऐसे लोग एक गुप्त साधना, गुप्त मंत्र, गुप्त विद्याएं, रिसर्च, साइंटिस्ट, इस तरह के लोगों को आप यहाँ पर अगर आ जाए, आठवें घर में ही जो उपचय का स्वामी, आठवें घर का स्वामी उपचय के घरों में संबंध बना ले तो ये इस तरह की चीजें वहां पर देखने को मिलती हैं। संघर्ष होगा क्योंकि आठवें घर के स्वामी है और उपचय के घर में चले गए तो बहुत ज्यादा जो अन्य दिक्कतें मिलनी थी वो ना मिलके कम हो जाएंगी, दिक्कतें कम होंगी, क्योंकि आठवां घर ऑलरेडी हमारा बहुत अच्छा वो नहीं माना जाता, त्रिक भाव है। त्रिक भाव का स्वामी कहाँ चला गया, उपचय के घर में चला गया तो उपचय घर में जाने से क्या होगा कि ये यहाँ पर को अपनी चीजों को गोपनीय तरीके से काम करेंगे। जिनका काम कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि ये हमारा आकस्मिक मिलने वाला घर भी है, यहाँ पर कई बार हमें आकस्मिक चीजें प्राप्त हो जाती हैं तो एकदम अच्छा कार्य करके समाज में आना या कोई ऐसा आविष्कार कर देना जो हमें धीरे धीरे पता लगता है। अब उपचय भाव का स्वामी हमारे भाग्य भाव में चला गया या उपचय के स्वामी ने, भाग्य भाव के स्वामी उपचय के घर में आ गए तो भाग्य का साथ शुरू में हमें नहीं मिलता है। शुरू में हमें ऐसा लगता है कि अरे सबने तो इतनी मेहनत नहीं करी थी लेकिन उन्हें सफलता जल्दी मिली, उनका भाग्य कितना अच्छा है, और हम तो इतनी मेहनत करते हैं उसके बाद भी हमें सफलता नहीं मिल रही है। तो ये होता क्या है कि ऐसे लोग फिर धीरे 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 जीवन में एक समय ऐसा आता है कि इनके भाग्य से ही इन्हें सारी चीजें प्राप्त हो जाती है, यानी कि इन पर अलग से कुछ विशेष ईश्वरीय कृपाएं भी होने लगती हैं। अब जो हमारे कर्म भाव का स्वामी उपचय में आ जाए या कर्म भाव का स्वामी कर्म में ही रहे तो ऐसे में इन्हें अपने कर्म स्थान में विशेष प्रोग्रेस मिलती है और एक समय ये जहां काम करते हैं, कर्म भाव का स्वामी जब भी उपचय में जाएगा ये धीरे धीरे जहां काम करते हैं वहां अपनी एक विशेष पहचान बना लेते हैं अपने कार्यों से। अब वो धीरे 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 करके प्राप्त होती है। अब जो 11th हाउस है वो उपचय का ही है। अब उपचय भाव का स्वामी अगर उपचय में ही आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो इच्छाएं करेंगे उन इच्छाओं की पूर्ति होगी। अब इसीलिए कहा जाता है कि हमारी जो इच्छाएं हैं वो कैसी हैं, किस
लिमिट तक, कहां तक वो जाती हैं, कितना हम, अब जैसी हमें इच्छाएं हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि मैं यहाँ पर बैठी और मैंने कहा कि मेरे हाथ में सोने की थाली आ जाए, तो कहीं से आएगी नहीं। उसके लिए मुझे अपना संघर्ष इतना करना पड़ेगा कि उतना मुझे संघर्ष करके वो चीज बनानी पड़ेगी। यानी कि संघर्ष करने की शक्ति इतनी ज्यादा आ जाती है कि वो हमारी अगर इच्छा है तो हम उसको प्राप्त कर लेते हैं। यहीं का स्वामी, अगर जो 12th का स्वामी, 12वें भाव का स्वामी, व्यय भाव का स्वामी हमारे उपचय घरों में आ जाए तो ये भी अच्छा है। ऐसे जातक बहुत बार विदेशों से इनको बहुत अच्छी अर्निंग होती है, इनका व्यापार विदेशों तक फैल जाता है और समय के साथ साथ इनकी ग्रोथ अपने चीजों में होती है। और जहां अभी तक मैंने आपको जैसे नीचे और भाव में बताया था कि ये चीज बढ़ती हैं, धीरे धीरे बढ़ती हैं, तो इनके क्या होता है, जो खर्चे होते हैं, व्यय होता है, इसमें आप कई लोगों को जैसा हम कंजूस भी कह सकते हैं, क्योंकि वो व्यय जो करते हैं धीरे धीरे धीरे, और अपना, अब जैसे हर चीज समय के साथ बढ़ी, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब ये खुलकर व्यय करना सीख जाते हैं, तो ऐसे लोगों में आपने कई लोगों के प्रति ऐसा सोच देखा होगा, आपने खुद भी कहा होगा कि पहले से तो बहुत ही कंजूस थे, अब ये बहुत खर्च करते हैं। ये उपचय है, धीरे 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 करके इनका 12th भाव का स्वामी उपचय के घरों से संबंध बना रखा है, इसलिए समय के साथ धीरे 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 इन्होंने खर्च करना सीख लिया। तो अब आप आज समझ गए होंगे कि क्या उपचय भाव क्या है और कैसे हम इनसे बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए, हम अगर ना ज्योतिष को से डरे नहीं, क्योंकि जो ऋषि मुनियों ने ये ग्रह इसमें बिठा रखे हैं, ये ग्रह हम में ही है और हम इनमें हैं, तो हम इनके साथ अपने रिलेशन को, अपनी चीजों को, सारी चीजें जोड़ लें। अगर हम किसी भी चीज की बात करें, ये सारे तत्व के रूप में हमारे शरीर में है, फिर इन्हीं से हम डरे तो हम काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन इन्हीं से हम, इन ग्रहों से मित्रता करके आप देखिए, इन ग्रहों को अपने जीवन से जोड़कर देखिए, तो सारे रेमेडीज, जितनी भी ग्रहों से संबंधित उपाय हैं, वो सब इसी के अंदर है। बस हमें कब किस ग्रह की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है और कब किस ग्रह को हमने किस काम के लिए एक्टिवेट करना है, ये जिस समय हमें समझ में आ गया तो वाकई में ज्योतिष हमें समझ में आ जाएगा। लेकिन हमारा क्या रहता है, केवल हम अपने लिए नहीं, केवल हमारी जो सोच होती है वो थोड़ी सी चीजों को, वर्तमान समय में जो सारी सोच हो गई है, केवल धन से संबंधित लोग, कुछ भी हो, उन्हें इतना ही चाहिए कि मेरे पास बहुत ज्यादा धन कब आएगा। तो इससे बाहर भी एक दुनिया है, वो दुनिया है सबसे पहले एक आत्मिक शांति की, मानसिक शांति की। अगर ये आपके पास बहुत अच्छा है तो फिर आपके पास हर तरफ से धन आएगा, ये मानकर चलिए। तो हमें अपने दिमाग को शांत रखकर, सबसे पहले मैं तो एक ही चीज कहूंगी कि इन ग्रहों को समझना, इन ग्रहों को समझने के बाद इनको अपने जीवन में शामिल करना, तो फिर हमें कहीं कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, बहुत कहीं ना भागने की जरूरत पड़ती है। बहुत छोटी छोटी चीजों से, बहुत छोटे छोटे उपायों से, छोटी सी पूजाओं से ये सब चीजें ठीक हो जाती हैं। ये अलग बात है कि हमें कुछ ऐसी पूजाएं हम लोग करवाते हैं, करते हैं, जो जब परिवार में कुछ इस तरह के बड़े संकट आ रहे होते हैं या कुछ ऐसे दोष हो रहे होते हैं, तो उन चीजों से निपटने के लिए हम ये करते हैं। खास तौर पर मैं उन सभी माता पिताओं से ये कहूंगी जो बच्चे इस समय पढ़ने वाले हैं, 9th से ऊपर के बच्चे, उनको एस्ट्रो के हिसाब से उनकी कुंडली जरूर देखनी चाहिए कि उनकी जो कुंडली है, लग्न कुंडली,
नौमांस कुंडली और उनके व्यवसाय यानी कि दसमांस कुंडली। अगर हमने सही व्यवसाय का चुनाव करना है तो उनके लिए 4 कुंडलियों को देखकर अगर जातक उसी की तरफ मेहनत करे तो निश्चित रूप से ऐसे लोग अपने जीवन में एक बेहद आश्चर्यचकित कर देने वाली सफलता प्राप्त करते हैं। ज्योतिष डराने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पर कोई भी। जो डराते हैं मैं उन्हें एस्ट्रोलॉजर कहती ही नहीं हूं। एस्ट्रोलॉजी क्या है? ये हमारी गाइडेंस है, ये मार्गदर्शन करती है। जीवन में बेहतर हम कैसे कर सकते हैं यही मार्गदर्शन है। इसीलिए ज्योतिष को वेद का नेत्र कहा गया है, आईना कहा गया है, ताकि इस आईने में हम अपने आप को देखें और देखने के बाद हम कहां पर हमें कमी है उसको थोड़ा सा ठीक कर लें चीजों को। ये ज्योतिष है। ऐसा नहीं कि आपकी कुंडली देखी, पकड़ी और बोल दिया कि अरे ये क्या है, इसमें तो ये, इसमें तो वो, इसमें तो। कल ही मैं किसी बच्ची की कुंडली देख रही थी तो उनके पिताजी ने मुझे बताया कि इसमें तो कालसर्प दोष है और हमने इसकी पूजा करा दी। तो मैंने कहा सबसे पहले तो शास्त्रों में कालसर्प दोष है ही नहीं, फिर भी आजकल ये निकाला है कालसर्प दोष की पूजा, चलिए कोई बात नहीं, आपने करा दी। इस कुंडली में कालसर्प दोष ही नहीं है, क्योंकि 2 ग्रह राहु केतु के मध्य से बाहर थे। तो मैंने कहा कि बताया किसने कालसर्प दोष है ही नहीं। तो इस तरह की इन भ्रांतियों से हमें डरने के बजाय इनसे हम मित्रता कर लें। किसी से भी जब हमें डर लगती है तो आप उससे मित्रता कर लीजिए, और मित्रता करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये मेरे लिए कितना मददगार है। जीवन में प्रकृति से जब हमने को जोड़ते हैं, क्या है, प्रकृति से जब हम जुड़ते हैं, प्रेम करते हैं तो प्रकृति हमें देती है। तो जीवन भी यही है, यही जीवन है। जब भी हमें कुछ ऐसा लगता है तो हम उससे दूर जाने के बजाय उसको समझें कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, प्रकृति हमसे कहना क्या चाहती है। जब हमें नेचर की बात अपनी लाइफ में समझ में आने लगती है तो कहीं ना कहीं हमें हर चीज के पीछे एक अच्छा साइन नजर आने लगता है। तो ये मैंने आप लोगों को आज उपचय घरों के बारे में बताया। इसके बाद मैं आप लोगों को तिरसडाई और व्यवसाय के लिए नवांश, दसमांश और D60 यानी कि षडयांश कुंडलियों के बारे में बताऊंगी। आप अपनी कुंडलियों को खुद ही मेरे बताने के बाद देख सकते हैं कि हम किस तरह से इसको कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप लोगों को इसकी क्लासेस भी ज्वाइन करनी होगी, मेरा इसमें जो नंबर आ रहा है आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ऑनलाइन अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं बताऊंगी, और पर्सनल अगर आपको कुंडली प्रेडिक्शन करवानी है तो मेरा नंबर जो 9528508897 ये इसमें आपको दिखाई दे रहा है, इसी नंबर पर आप मैसेज कर मुझे से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।